नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी भारतीय राजव्यवस्था की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा करेंगे चैप्टर 54 पर। हाँ, आज का टॉपिक है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के महाधिवक्ता। तो ये एडवोकेट जनरल होते कौन हैं? बेसिकली ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ना। बिल्कुल। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले की थी, वैसे ही स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल। संविधान का आर्टिकल 165 इनके ऑफिस के बारे में बताता है। एकदम सही। इन्हें आप राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, मतलब चीफ लीगल एडवाइजर और उनका सबसे बड़ा वकील समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे किसी बड़ी कंपनी का अपना इन हाउस लीगल हेड होता है ना, जो कंपनी के सारे कानूनी पक्षों को देखता है, सलाह देता है, कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। हाँ, क्यों खास योग्यताएं रखी गई हैं, कार्यकाल इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, काम क्या है, अधिकार क्या है, और क्यों ये पद राज्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो की पॉइंट्स हैं उन पर तो खास ध्यान देंगे ही। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले नियुक्ति पर आते हैं, अपॉइंटमेंट। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? क्या ये कोई इलेक्टेड पद है, जैसे एमएलए या एमपी होते हैं, या फिर नॉमिनेटेड? नहीं, ये इलेक्टेड पद बिल्कुल नहीं है। इनकी सीधी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा। और ये नियुक्ति करते हैं राज्य के गवर्नर, यानी राज्यपाल। आर्टिकल 165(1) साफ कहता है कि गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे। तो इसमें कोई चुनाव या नॉमिनेशन कमेटी जैसा प्रोसेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। हालांकि व्यवहार में ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। अच्छा, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, पर क्या कोई भी व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो सकता है? मतलब कोई राह चलता या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए? अरे नहीं, क्वालिफिकेशंस तो चाहिए ही, और काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे सिविल सर्विसेज के लिए एक पूरा एग्जाम प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैसा कुछ? एग्जाम तो नहीं देना होता, लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक है, और यही पॉइंट अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। क्या है वो क्वालिफिकेशन? संविधान कहता है कि एडवोकेट जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो किसी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आवश्यक है। ओहो, हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता, ये तो अपने आप में एक बड़ा बेंचमार्क है। बिल्कुल। तो वो योग्यताएं क्या हैं, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, संविधान मतलब आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जज के लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें बताता है। पहली, वो व्यक्ति भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये तो खैर बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये तो है ही। दूसरी शर्त थोड़ी डिटेल्ड है और इसमें ऑप्शंस हैं। व्यक्ति को इनमें से कम एक शर्त पूरी करनी होगी। ओके। या तो उसने कम से कम 10 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में कोई न्यायिक पद, जुडिशियल ऑफिस धारण किया हो। 10 साल जुडिशियल ऑफिस? हाँ। या फिर वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स का लगातार वकील, मतलब एडवोकेट रहा हो। जुडिशियल ऑफिस मतलब क्या? क्या इसमें ट्राइब्यूनल्स के सदस्य या लॉ मिनिस्ट्री में काम करने वाले अफसर भी आ जाते हैं? नहीं, जुडिशियल ऑफिस का अर्थ आमतौर पर राज्य की नियमित न्यायिक सेवा, मतलब जुडिशियल सर्विस से लिया जाता है। अच्छा, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज? हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अन्य सदस्य। मतलब व्यक्ति ने एक्चुअली न्यायपालिका के अंदर जज के तौर पर काम किया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वाजी जुडिशियल भूमिकाएं इसमें सामान्यतः नहीं गिनी जाती। तो एसेंशियली या तो 10 साल जज रही हों या 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो। यहाँ एक दिलचस्प बात याद आ रही है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति के समय पढ़ी थी। हाँ। वहाँ प्रेसिडेंट की राय में किसी एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब प्रख्यात विधिवेत्ता को भी जज बनाया जा सकता है, भले ही वो 10 साल जज या वकील न रहे हों। क्या हाईकोर्ट जजेस के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं। और अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब एडवोकेट जनरल के लिए भी ये एमिनेंट जूरिस्ट वाला रास्ता बंद है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। हाई कोर्ट जज की नियुक्ति के लिए संविधान में एमिनेंट जूरिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है। अच्छा। और चूंकि एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज के बराबर रखी गई है, इसलिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए भी एमिनेंट जूरिस्ट वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होता। तो इसका मतलब साफ है कि एडवोकेट जनरल बनने के लिए एकेडमिक ब्रिलियंस या लीगल स्कॉलरशिप ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि न्यायपालिका या वकालत का प्रैक्टिकल अनुभव, वो भी कम से कम 10 साल का, अनिवार्य है। ये दिखाता है कि इस पद के लिए व्यावहारिक कानूनी समझ
और अदालती प्रक्रियाओं की जानकारी को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। तो ये अनुभव ही शायद उन्हें राज्य सरकार को प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस देने में मदद करता होगा। निश्चित रूप से। अच्छा, नियुक्ति और क्वालिफिकेशन समझ आ गया। अब आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कार्यकाल पर। कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं ये? क्या कोई फिक्स टर्म है, 5 साल, 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जैसा कि सीएजी या इलेक्शन कमिश्नर्स के मामले में होता है? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और ये यूपीएससी के पसंदीदा एरियाज में से एक है। अच्छा, क्या ट्विस्ट है? संविधान एडवोकेट जनरल का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, तय नहीं करता है। इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिक्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो जीवन भर रह सकते हैं या जब तक चाहें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिक्स्ड न होने का मतलब है कि संविधान में कोई निश्चित अवधि, जैसे 5 साल या 60-65 साल की उम्र, नहीं लिखी गई है। ओके। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में उन्हें हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर या आधार, ग्राउंड्स भी नहीं बताए गए हैं। अरे, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग है। हाँ, या जजों को हटाने के लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा प्रक्रिया है। वैसा एडवोकेट जनरल के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, तो फिर वो पद पर बने कैसे रहते हैं? उन्हें कौन हटा सकता है और कब? क्या कोई नियम कानून नहीं है इस बारे में? नियम है, लेकिन वो बहुत सीधा और फ्लेक्सिबल है। संविधान कहता है कि एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 165(3) प्लेजर ऑफ द गवर्नर, प्रसाद पर्यंत। इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि गवर्नर उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। किसी भी समय, बिना कारण बताए? हाँ, इसके लिए उन्हें कोई कारण बताने या कोई जांच प्रक्रिया करने की जरूरत संविधान के अनुसार नहीं है। ओ, मतलब पूरी तरह से गवर्नर की मर्जी पर। लेकिन गवर्नर तो ज्यादातर मामलों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका व्यावहारिक मतलब ये हुआ कि एडवोकेट जनरल असल में चुनी हुई सरकार के प्लेजर पर निर्भर है? इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यह है कि वो गवर्नर के प्लेजर पर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी और कन्वेंशन, मतलब परंपरा, यही है कि वो सरकार के विश्वास पर ही पद पर बने रहते हैं। अच्छा। इसीलिए जब भी राज्य सरकार, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस्तीफा देती है या बदल जाती है, जैसे चुनाव हारने पर या नई सरकार बनने पर, हाँ, तो एडवोकेट जनरल भी सामान्यतः अपना इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा क्यों? इस्तीफा देना कंपल्सरी है? कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये एक स्थापित परंपरा, एक कन्वेंशन बन गया है। लॉजिक ये है कि उनकी नियुक्ति मूलतः सरकार की सलाह पर हुई होती है और वो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। हाँ। तो जब सरकार ही बदल गई तो उनका सलाहकार भी बदल जाए? हाँ, नई सरकार सामान्यतः अपने भरोसे का, अपना पसंदीदा व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद पर लाना चाहती है, जिसके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो और जो उनकी नीतियों और विचारधारा को कानूनी रूप से डिफेंड कर सके। इसलिए पुराने एजी खुद ही हट जाते हैं। मेक सेंस। सरकार बदली तो उनका मुख्य वकील भी बदल गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बड़ा मंत्री बदलता है तो अक्सर अपने पर्सनल स्टाफ को भी बदल देता है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इससे कॉन्टिन्यूटी पर असर नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई बहुत लंबा चलने वाला केस हो। ये एक वाजिब चिंता है और हम इस पर बाद में और बात करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल कार्यकाल के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि ये फिक्स्ड नहीं है और पॉलिटिकली लिंक्ड है। अच्छा, और अगर वो खुद पद छोड़ना चाहें तो? मान लीजिए उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल गया या स्वास्थ्य कारणों से या किसी और वजह से वो पद पर नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, वो ऐसा कर सकते हैं। वो कभी भी गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन, मतलब त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो? हाँ, संक्षेप में एडवोकेट जनरल का पद 3 तरह से खाली हो सकता है। गवर्नर द्वारा हटाए जाने पर, सरकार बदलने पर, उनके द्वारा परंपरा के अनुसार इस्तीफा देने पर, या उनके द्वारा स्वयं कभी भी त्यागपत्र देने पर। कोई निश्चित कार्यकाल या हटाने की जटिल प्रक्रिया नहीं है। हद तक स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन, यानी पारिश्रमिक। हाँ, पैसा। क्या ये संविधान में तय है या ये भी फ्लेक्सिबल है? कार्यकाल की तरह ही यहाँ भी संविधान ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। संविधान एडवोकेट जनरल का रेम्यूनरेशन, मतलब पारिश्रमिक, तय नहीं करता है। अच्छा। आर्टिकल 165(3) कहता है कि उन्हें वो रेम्यूनरेशन मिलेगा जो गवर्नर निर्धारित करें, डिटरमिन करें। अच्छा, तो ये गवर्नर तय करते हैं। इसका मतलब इसमें राज्य दर राज्य, स्टेट टू स्टेट अंतर हो सकता है। बिल्कुल। और शायद समय के साथ बदला भी जा सकता होगा। मतलब हो सकता है किसी बड़े या ज्यादा लिटिजियस राज्य के एडवोकेट जनरल का रेम्यूनरेशन ज्यादा हो। हाँ, ये बिल्कुल संभव है,
क्योंकि ये गवर्नर के डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है और गवर्नर जाहिर तौर पर राज्य सरकार की सलाह पर ही ये तय करेंगे। वो राज्य के वित्तीय संसाधनों, पद की जिम्मेदारियों का स्तर और शायद उस व्यक्ति की सीनियरिटी और स्टैंडिंग को ध्यान में रखकर रेम्यूनरेशन तय कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड नहीं है और इसे समय समय पर रिवाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इनकी काम क्या है? व्हाट आर देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड फंक्शंस? आखिर राज्य के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी। निश्चित रूप से राज्य के चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते संविधान आर्टिकल 165(2) एडवोकेट जनरल के मुख्य कर्तव्य मतलब ड्यूटीज बताता है। ओके, क्या है वो? पहला, कानूनी मामलों पर, लीगल मैटर्स पर राज्य सरकार को सलाह देना, एडवाइस करना, ऐसे सभी विषयों पर जिन पर गवर्नर उनसे सलाह मांगे। ये तो बहुत व्यापक है। हाँ, बहुत व्यापक। मान लीजिए सरकार कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रही है या भूमि अधिग्रहण का कोई मामला है या कोई नया टैक्स लगाने का सोच रही है। इन सब पर कानूनी सलाह देना कि भाई ये संविधान और मौजूदा कानूनों के दायरे में है या नहीं, ये एजी का काम है। सो बेसिकली सरकार के हर कदम पर लीगल वेटिंग करना। जैसे हम कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार दोस्त से सलाह लेते हैं, वैसे ही सरकार एजी से सलाह लेती है। हाँ, काफी हद तक। दूसरा कर्तव्य है कानूनी स्वरूप के, लीगल कैरेक्टर के ऐसे अन्य कर्तव्यों, अदर ड्यूटीज का पालन करना जो गवर्नर उन्हें समय समय पर सौंपे, असाइन करें। जैसे इसमें मुख्य रूप से अदालतों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना शामिल है। जब भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस होता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में या किसी ट्राइब्यूनल में, तो एडवोकेट जनरल या उनकी टीम जैसे एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, वो सरकार का पक्ष रखते हैं। वो सरकार के वकील के तौर पर बहस करते हैं। अच्छा, सरकार के वकील? बिल्कुल। और तीसरा, उन कार्यों, फंक्शंस का निर्वहन करना जो उन्हें संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द्वारा या उनके अधीन सौंपे गए हों। मतलब कई स्टेट स्पेसिफिक लॉज होते हैं जिनमें एडवोकेट जनरल को कुछ विशेष भूमिकाएं या शक्तियां दी जा सकती हैं। जैसे कुछ मामलों में उनकी सहमति, कंसेंट, किसी विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए जरूरी हो सकती है। ओके, तो मुख्य काम हुए सलाह देना, कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करना और अन्य कानूनी जिम्मेदारियां निभाना जो सौंपी जाएं। ये तो हो गए कर्तव्य। हाँ, अब इनके अधिकारों, राइट्स की बात करते हैं। इनके पास क्या विशेष अधिकार होते हैं, खासकर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के संबंध में? ये वाला हिस्सा अक्सर एग्जाम्स में आता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है और एडवोकेट जनरल को एक यूनिक पोजीशन देता है। संविधान का आर्टिकल 177 उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है। क्या अधिकार? सबसे प्रमुख अधिकार है कि एडवोकेट जनरल को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और अगर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है तो उसमें भी, दोनों में, हाँ दोनों में से, की कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स में बोलने, स्पीक और भाग लेने, टेक पार्ट का अधिकार है। अरे वाह, दोनों सदनों में। अगर वो किसी सदन के सदस्य नहीं है तब भी? ये तो कमाल है। हाँ, सदस्य नहीं होते फिर भी उन्हें ये अधिकार है। मतलब वो सदन में चल रही बहस, डिबेट सुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बोलकर सरकार का कानूनी पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल, वो सदन में चल रही चर्चाओं में हिस्सा ले सकते हैं, किसी बिल के लीगल एस्पेक्ट्स पर अपनी राय रख सकते हैं या सरकार की किसी नीति का कानूनी आधार स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्य विधानमंडल की कोई समिति है, कोई कमेटी है जिसके वो सदस्य बनाए जाते हैं, उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है। अच्छा, कमिटीज में भी? हाँ, तो वो उस समिति की बैठकों में भी बोलने और भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अक्सर ऐसी कमिटीज में उनकी जरूरत पड़ती है जहां कोई कानूनी पेचीदगी हो। वाओ, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट अधिकार है। इससे सरकार को सदन के पटल पर ही एक्सपर्ट लीगल इनपुट मिल जाता है। सही बात है। लेकिन क्या वो वोट भी कर सकते हैं, जैसे एमएलए या एमएलसी किसी बिल, मोशन या रेजोल्यूशन पे वोट करते हैं? नहीं, यही पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर है और ये पॉइंट याद रखना बेहद जरूरी है। उन्हें सदन या समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, नहीं होता। आर्टिकल 177 ये साफ करता है। वोट नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? जब वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो वोट क्यों नहीं दे सकते? इसका क्या तर्क है? इसका सीधा तर्क ये है कि वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और न ही वो विधानमंडल के सदस्य, मेंबर हैं। अच्छा, विधानमंडल का मुख्य काम कानून बनाना है और ये शक्ति जनता के प्रतिनिधियों में निहित है।
एडवोकेट जनरल कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव द्वारा नियुक्त एक कानूनी सलाहकार हैं। विधानमंडल में उनका रोल सलाह देना, स्पष्टीकरण देना और सरकार का पक्ष रखना है। सिर्फ एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेशनल। हाँ, न कि विधायिका के सदस्य के तौर पर वोटिंग के जरिए कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे भागीदार बनना। वोटिंग का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो सदन के सदस्य हैं। अंडरस्टूड। ये सेपरेशन ऑफ रोल्स का एक अच्छा उदाहरण है। उनका रोल लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेशनल है, न कि डिसीजन मेकिंग वाया वोटिंग। बिल्कुल। अच्छा, और कोई अधिकार या विशेषाधिकार? प्रिविलेजेस। हाँ, एक और महत्वपूर्ण अधिकार है जो आर्टिकल 177 से ही जुड़ा है। एडवोकेट जनरल को वो सभी विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस और उन मुक्तियां, इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर को उपलब्ध होती हैं। जैसे, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? What kind of privileges and immunities are we talking about? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे सदन में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट, हालांकि वो वोट नहीं देते, पर सदस्यों के लिए ये प्रिविलेज है कि संबंध में उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द हाउस। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सदन के सत्र, सेशन के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों, सिविल केसेस में गिरफ्तारी से छूट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट मिलती है। अच्छा। उन्हें जूरी सर्विस से छूट होती है। ये सारे विशेषाधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि वो विधानमंडल से संबंधित अपनी भूमिका बिना किसी बाहरी डर या दबाव के निभा सकें। उन्हें लगभग एक लेजिस्लेटर के बराबर प्रोटेक्शन मिलती है जब वो लेजिस्लेचर से संबंधित काम कर रहे होते हैं। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है। तो कुल मिलाकर ये एडवोकेट जनरल का पद राज्य के प्रशासन और कानूनी व्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है संक्षेप में? देखिए, एडवोकेट जनरल राज्य के कानूनी ढांचे के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वो राज्य के चीफ लीगल काउंसिल हैं और एक तरह से राज्य के कानूनी हितों के संरक्षक, गार्डियन ऑफ स्टेट्स लीगल इंटरेस्ट्स हैं। उनका पहला महत्व यह है कि वो सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार के सभी कार्य और निर्णय कानूनी और संवैधानिक दायरे में हों। ये रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। सोचिए, अगर सरकार बिना कानूनी सलाह के काम करे तो कितने विवाद खड़े हो सकते हैं। सही बात है। दूसरा, वो अदालतों में राज्य सरकार का कुशलतापूर्वक बचाव करते हैं। आजकल सरकारें लगातार मुकदमों का सामना करती हैं, कभी अपनी नीतियों को लेकर, कभी प्रशासनिक कार्यों को लेकर। एक सक्षम एडवोकेट जनरल सरकार का पक्ष मजबूती से रखता है। हाँ। तीसरा, विधानमंडल में उनकी उपस्थिति और बोलने का अधिकार लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कानूनी रूप से सुदृढ़, लीगली साउंड बनाने में मदद करता है। वो विधायकों को जटिल कानूनी मुद्दों को समझने में सहायता करते हैं। तो एक तरह से सरकार के लीगल कंपस है। हाँ, कह सकते हैं। संक्षेप में, ये पद केंद्र में अटॉर्नी जनरल के पद के समानांतर राज्य स्तर पर एक अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था है जो सरकारी कामकाज को कानूनी वैधता, लीगल लेजिटिमेसी और समर्थन सपोर्ट प्रदान करती है, और कार्यपालिका व विधायिका के बीच एक सेतु का काम भी करती है। बिल्कुल, ये लीगल कंपस वाली बात बिल्कुल सही लगती है। वो सरकार को कानूनी दिशा दिखाते हैं ताकि वो संवैधानिक रास्ते से ना भटके। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी उभरती है। क्या? जैसा हमने विस्तार से चर्चा की कि एडवोकेट जनरल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो गवर्नर यानी व्यवहारिक रूप से सरकार के प्लेजर पर निर्भर हैं और अक्सर सरकार बदलने पर बदल जाते हैं। हाँ। तो इस व्यवस्था का राज्य को मिलने वाली कानूनी सलाह की कंटिन्यूटी, निरंतरता और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये कि सोचिए, अगर कोई ऐसा कानूनी मामला है जो कई सालों तक चलने वाला है, या कोई ऐसा मुद्दा है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जिसमें सरकार को शायद ऐसी सलाह की जरूरत हो जो कानूनी रूप से तो सही हो पर राजनीतिक रूप से असुविधाजनक, पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो। ऐसी स्थिति में क्या ये प्लेजर डॉक्ट्रिन और पद पर बने रहने की अनिश्चितता एडवोकेट जनरल की सलाह की गुणवत्ता, क्वालिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी या निर्भीकता, फियरलेसनेस को प्रभावित कर सकती है? क्या वो हमेशा पूरी तरह स्वतंत्र महसूस कर पाते होंगे कि वो ऐसी सलाह दें जो शायद मौजूदा सरकार को पसंद न आए? एग्जैक्टली। ये व्यवस्था राजनीतिक जवाबदेही तो सुनिश्चित करती है, लेकिन क्या ये पेशेवर स्वतंत्रता से समझौता करती है? इस पर विचार किया जा सकता है। ये एक ग्रे एरिया है। वाकई ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।
खैर ये थी हमारी आज की चर्चा. ओके, सो वी होप यू लाइक्ड एट टुडेज डिस्कशन ऑन चैप्टर 54 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट of Indian polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद.